हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5। क्या है चैप्टर 5? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री का नाम तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री है ये क्या है, आज इसके लिए कुछ जानेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है, क्योंकि ज्योमेट्री के साथ एक चीज जुड़ गया है, यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इन चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिंपल अगर आते हैं क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के ही आएंगे, 2 मार्क्स आए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। ये आपको फील हो जाएगा जब आप इस चैप्टर को समझोगे और उसके क्वेश्चन बनाओगे तब। लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके जो टर्म हैं उसी से पूरी ज्योमेट्री बनती है, उसी से पूरी मैथमेटिक्स बनती है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है आपका। तो इम्पॉर्टेंट से कोई नहीं इनकार कर सकता है, लेकिन वेटेज तो कम है, तो हर एक नंबर मिलके ही तो 100 बनते हैं। तो थोड़े ध्यान से इसको देखेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 5। देखिए यूक्लिड ज्योमेट्री, सबसे पहले ये कैसे स्टार्ट हुआ है इस टर्म को देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया डेवलप वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रीटाइज ऑफ मैथमेटिक्स एलिमेंट्स। ओके, यूक्लिड वाज ए ग्रीक मैथमेटिशियन रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री, है ना। अच्छा, ये सब जो है ना, देखिए अब एक चीज यहां मैंने देखा है, ये ग्रीक मैथमेटिक्स, और मैंने इसको भी अंडरलाइन कर लिया क्यों इंपॉर्टेंट है। जो एनटीएससी का एक पेपर देखा था मैंने बच्चे का, उसमें पता है क्वेश्चन जो हमारे जनरल टच में रहते हैं वो तो क्वेश्चन है और सॉल्व होता है, लेकिन वहां ये क्वेश्चन था कि यूक्लिड जो था वो कहाँ का था, बताइए। पाइथागोरस जो था वो कहाँ का था, उसका जन्म कब हुआ, है ना। ये सब सारी चीजों से भी क्वेश्चन रहता है। तो थोड़ा इसको भी अगर कुछ आगे करना चाहते हैं आप इसमें, तो समझिए कि आप ये मत सोचिए कि मैथमेटिक्स है तो किसी का जन्म एड्रेस पता जानकर हम क्या करेंगे। तो जो आपके बुक में है उसको जरूर देख लेना है, आगे आपके जरूर काम आएगा ये, ठीक है। डन। तो यूक्लिड क्या था? यूक्लिड ने एक बेसिक टर्म्स एलिमेंट का खोज किया, है ना। और वो कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इनका जो इंटरेस्ट था, और ये कौन थे? यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। इनका जो इंटरेस्ट था, इसकी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की खोज इन्होंने नहीं की है, ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री कौन है? तो हमारे यूक्लिड है, और इन्हीं के नाम पे इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम रखा गया है यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा और वही दिखाया जाएगा, बाकी बातें तो बहुत सारी और भी होंगी। तो अब यहाँ पे उन्होंने जो बुक लिखा था उसके बुक के अंदर कुछ बिल्कुल बेसिक से टर्म को डिफाइन किया था, ठीक है, जो आपके ज्योमेट्री के या मैथमेटिक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग जो बिगिनिंग टर्म होते हैं वैसे टर्म। अब वो टर्म कौन कौन से थे ये हमें बहुत छोटे क्लासेस में याद कराए जाते हैं, यहाँ आते आते शायद थोड़ा सा हम इनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले है पॉइंट, है ना। ये पॉइंट उन्होंने डिफाइन किया था। पॉइंट भी हमसे छोटे क्लासेस में पूछे जाते थे कि पॉइंट होता क्या है। ज़्यादातर बच्चों को पता भी नहीं है, क्योंकि छोटे पे पढ़ा उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो हम लोग जो पढ़े थे पॉइंट का डेफिनेशन, तो यही पढ़ाया जाता था कि पॉइंट वो होता है जिसमें नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट होता है, ठीक है ना। अब कहिएगा सर कुछ ना कुछ ब्रेथ, जैसे मैंने ये पॉइंट दिया एकदम नेग्लिजिबल है ना, तो कहिएगा नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। अब आप पूरी तरीके से तो इग्नोर नहीं कर सकते ना इसको। कुछ लेंथ होगा माइक्रो में हो, कुछ ब्रेथ होगा, कुछ तो हाइट होगा, भले ही नेग्लिजिबल हो, इतना ज्यादा हो कि हम साधारण से हम पता नहीं कर सकते, लेकिन है तो। लेकिन एक डेफिनेशन है जो कि साधारण पता नहीं कर सकते थे, और उस टाइम शायद इतना ज्यादा डेवलप हमारा साइंस नहीं था, इसलिए उसको डिफाइन कर दिया गया नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, यही होता है पॉइंट। क्लियर? अब यहां जो लिखा हुआ है क्या लिखा है? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट,
मतलब उसका कोई पार्ट ही नहीं होता है। ओके, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। डन। लाइन क्या होता है? लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। ओके, ये थोड़ा सा यहां पे गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर? आपको एंडलेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एंडलेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, डन। मतलब लाइन क्या होता है? जिसमें लेंथ जो होता है वो एंडलेस होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपकी नोट कॉपी इतनी सी है ना, इतनी सी है ना, तो अगर आप इस एंड से चलोगे तो इस एंड तक जाओगे। अब आप डिजिटल बोर्ड की बात कर लो, मैं यहां से चल रहा हूं और मैं यहां तक चला, क्योंकि इसकी लेंथ इतना ही है। मैं पूरे वॉल पे अगर लिखूं तो मैं एक कोने से लेकर, मतलब लाइन एंडलेस होता है, उसका कोई एंड नहीं होता है, उसी को लाइन कहते हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज एंडलेस लेंथ। अब जो भी है एक ही चीज है, दोनों बात एक ही है। लाइन इज एंडलेस। समझ में आई बात? क्लियर है? अब हम अगले के लिए चलते हैं। द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। मतलब क्या लिखा है, इसको पहले हटा लेते हैं फिर समझते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट थर्ड, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट ही होता है। ये तो सही बात है ना, कि अगर हमने कहीं, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो समझ लीजिए, कई सारे पॉइंट से मिला करके, कई सारे पॉइंट से मिला करके, मतलब अगर ये एक लाइन है ना तो इसमें इनफिनाइट पॉइंट है, बहुत सारे हैं। तो इनफिनाइट कहने का मतलब क्या? अंत में भी पॉइंट ही होगा और इधर भी पॉइंट ही होगा, लाइन जितना बड़ा भी खींचे। तो कह रहा है द एंड ऑफ लाइन आर ए पॉइंट। समझ में आई बात? आगे जो इन्होंने टर्म को डिफाइन किया था, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lie evenly with the point on itself। ठीक है, कह रहा है स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन which lie evenly, मतलब एक जैसा, with the point on itself, मतलब बहुत सारे पॉइंट जब एक समरूपता में एक जगह से साथ हो। समरूपता समझ रहे? इवेनली का मतलब होता है, मतलब एक सिंपल फॉर्म में, उसी को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, अब मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ऐसे ऐसे मान लीजिए पॉइंट चल रहा है, अब ऐसे किया, ये इवेनली फैला हुआ है। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बना? नहीं ना, इवेनली नहीं है ना। इवेनली मतलब सेम मैनर में, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। समझ में आई? बेसिक बिल्कुल छोटे छोटे हैं, हम सोचते भी नहीं है कभी इसके डेफिनेशन के लिए। हम सोचते नहीं कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, सोचते भी नहीं कभी। सीधा स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है, इतना शुरुआत यहाँ से होती है ना। देखिए सरफेस क्या होता है, समझिए। सरफेस के बारे में सोचा? सरफेस वैसे आपको बताया हुआ है, लेकिन यहां भी देख लेते हैं क्या। इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस एरिया के बारे में हमने पढ़ा है ना, जहां पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, जहां पर सिर्फ क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ होता है। अगर सरफेस जब हमने पढ़ा होगा तो इस बात को हमने जाना होगा कि वैसा फेस जिसको हम टच कर सके, यही होता है सरफेस, है ना। तो जैसे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पूरे कमरे में है मान लीजिए, तो हम टच नहीं कर पाएंगे। हवा में हाथ चलाएंगे, टच करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन सरफेस को क्या करते हैं? हम टच कर पाते हैं। समझ में आई बात? तो जो टच कर पाए, अगर इसी डिजिटल बोर्ड की बात ले लेते हैं, जो टच कर पाए इसमें क्या है? एक ये लेंथ है और एक ये ब्रेथ है, जो भी है लेंथ लंबाई के हिसाब से। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया आपका? ऐसे फेस को क्या कहते हैं हम? ऐसे फेस को क्या कहते हैं? समझ में आई बात? जिसके लेंथ और ब्रेथ होते हैं उसी को सरफेस कहा जाता है। अगर आप इसमें वॉल्यूम लगा दोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है ना? एक हाइट अभी आ जाएगा। डन। चलिए बात करते हैं आगे। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। ये भी है, इंपॉर्टेंट है कि जो सरफेस होते हैं उनके एजेस क्या होते हैं? लाइन होते हैं। जैसे यहां देखिए, ये मान लीजिए एक कोई कार्डबोर्ड है कॉपी की, है ना। अब ये सरफेस है, कॉपी की कार्डबोर्ड को टच कर सकते हैं ना। तो ये किन से बनते हैं? इनके एजेस से बने होते हैं। और एजेस क्या होते हैं? देखिए लाइन की तरह दिख रहा है, एजेस क्या होते हैं? लाइन की तरह दिखता है। चलिए ठीक है। प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब प्लेन सरफेस क्या? सरफेस भी दो तरीके की बात कर रहा है।
सरफेस क्या है? सर्कुलर फेस जो होता है वो भी सरफेस होता है, सरफेस पूरे को डिफाइन कर दिया। लेकिन प्लेन सरफेस क्या होगा? प्लेन सरफेस क्या होगा? जो इवनली स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, जैसे इसी की बात किया जाए, डिजिटल बोर्ड की बात किया जाए, सारे स्ट्रेट लाइन है, सब स्ट्रेट में है, तभी तो एक प्लेन सरफेस दिख रहा है ना। एक मान लीजिए ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर होता है, एक धसा हुआ रहता है, उभरा रहता है, तो ये होता प्लेन सरफेस नहीं ना। तो ये सब सारे वो टर्म हैं जिनको एक बार उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, क्योंकि ये सब ना, अगर कहते हैं ना बेस नहीं है ना, अगर बिल्डिंग है वही बात है, अगर उसका नींव नहीं अच्छा है, फाउंडेशन नहीं है, तो बिल्डिंग कब गिर जाएगी नहीं कह सकते हैं। तो वैसे ही ये बेस है, ये सब भी जान लेना जरूरी है, तभी इस पे आपकी बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। ठीक है, चलिए, इन्होंने ये वो टर्म है जो उन्होंने अपनी बुक में डिफाइन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे की ओर चीजें समझते हैं। चलो बच्चों, यूक्लिड के अंदर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम आ चुके हैं। क्या है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन? तो यहाँ पर 3 बातें बताई गई जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक्सिम्स के, पोस्टुलेट्स के और थ्योरम्स के। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स और थ्योरम हम आपको बताएंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए। लेकिन सबसे पहले हम एक्सिम्स समझ लेते हैं, क्या होता है एक्सिम्स। देखिए, एक्सिम्स कॉमन नोशन जिसको कहते हैं, क्या है? Axioms is a proposition accepted as true without proof within the mathematical systems। मतलब ये वो चीजें हैं कि जिनको आपको प्रूफ नहीं किया गया है, बिना किसी प्रूफ के आपको मान लेना है। ठीक है, मैथमेटिकल सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आपने प्रूफ नहीं किया है। प्रूफ करते हैं ना, जैसे हम ज्योमेट्री में अभी तक जितने भी हमने देखे क्वेश्चन, या इससे पहले जो भी क्वेश्चन देखे हैं, तो हमेशा हमने उसको प्रूफ किया है। सर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर, इसका प्रूफ मुझे पता नहीं है, बताइए फटाफट। तो कुछ भी पाइथागोरस है नहीं है, तो कुछ भी जो होता है हम उसको प्रूफ करते हैं, डन। लेकिन एक्सिम्स वो होता है जिनको बिना प्रूफ के आप एक्सेप्ट करते हो। चलिए, वो एक्सिम्स क्या है एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला कहते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी चीजें जो किसी चीज के इक्वल हो, तीसरी चीज की। जैसे मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर का लाइन है, ये भी मान लीजिए ये भी लाइन है। ठीक है, और एक लाइन मैंने यहां पे आपको ऐसे ड्रा कर दिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मान लीजिए ए इक्वल टू सी है, अगर मान लीजिए आप B इक्वल टू सी है, तो क्या आपको टाइम लगेगा A इक्वल टू B कहने में? लगना भी नहीं चाहिए। समझ में आई बात? मतलब दो ऐसी चीजें कि दोनों अगर तीसरे के इक्वल है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होगा। पहला एक्सिम्स था, क्लियर ना? चलिए दूसरी की ओर चलते हैं। If equals are added to equal, the whole are equal। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इक्वल चीजें दोनों इक्वल चीज में ऐड कर रहे हैं तो टोटल भी इक्वल होगा। जैसे अगर बात करें 5 इक्वल टू 5, ठीक है, अगर मैं इस दोनों इक्वल है, इक्वल चीजों में मैं इक्वल चीज ही ऐड करूं, मान लीजिए मैंने 2 ऐड किया, तो क्या ये अब अलग अलग हो गया है? नहीं हुआ ना बच्चों, अभी भी 7 इक्वल टू 7 आ रहा है ना। तो सेकेंड एक्सिम्स यही कह रहा है कि जो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऊपर में लिख दिया है कि अगर हम इक्वल चीजों में कोई इक्वल चीज ऐड करते हैं दोनों में, तो फिर भी हमें इक्वल ही मिलता है। आई बात समझ में? डन। ये सेकेंड एक्सिम्स था। थर्ड के लिए चलते हैं। If equal are subtracted from equal, the remainders are equal। अगर कह रहा है इक्वल लेंथ से हम इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे इसके पहले था कि इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं तो भी इक्वल होता है, वैसे ही कह रहा है कि अगर इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इक्वल होता है। चलिए उल्टे घेर में पैर रखते हैं थोड़ा सा। देखिए 8 इक्वल टू 8 है, इक्वल है ना, 8 के बराबर 8 ही होगा ना, 8 की वैल्यू 8 ही होती ना। अगर मैं दोनों में 3 माइनस कर दूं तो 5 इक्वल टू 5 हुआ ना। क्या बना? इक्वल चीजों में मैंने इक्वल चीज ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया।
तो फिर मुझे इक्वल ही मिला। यही कह रहा है एक्जिम्स आपका जो है थर्ड नंबर। सेकंड क्या कह रहा था, अगर ऐड करते हैं तो भी इक्वल होता है। थर्ड क्या कह रहा है, अगर माइनस करते हैं तो भी इक्वल होता है, लेकिन इक्वल पहले से भी वो होना चाहिए। बात करते हैं फोर्थ नंबर की, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी थिंग्स है, क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच आर कोइंसाइड, सबसे पहले समझते हैं क्या है कोइंसाइड। विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब दो चीजें अगर किसी चीज के दोनों में कोइंसाइड कर रहा है, सॉरी दो चीजें किसी को आपस में कोइंसाइड कर रहा है तो दोनों इक्वल होता है। कोइंसाइड और नॉन कोइंसाइड जो है ना, ये आप पॉलिनोमियल में पढ़ा है, वो ये पढ़ेंगे आगे जाकर के 10th में, तो आप समझेंगे। जैसे अगर ग्राफ के ऊपर दो चीजें कोइंसाइड करती है ना, तो इसका मतलब हो गया कि वो उसी के ऊपर लाइन है। जैसे ये है ना, ये है, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। अच्छा डार्क हुआ ये, चलिए ठीक है, जो भी है काम चल गया। अब देखिए इसी के ऊपर मैं ये भी चला दे रहा हूं ना, कोइंसाइड करिए ना, एकदम सेम लेंथ का है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। साफ दिख रहा है कोइंसाइड कर रहा है तो इक्वल होगा। क्लियर, लेंथ बाय इक्वल हो रहे। डन। बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, द होल इज ए ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, जो संपूर्ण होता है, वो पार्ट से बड़ा होता है। ये बात तो सही है ना। जो होल होगा, जैसे मान लीजिए मैं नंबर के ऊपर ही दे रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये है, इसकी लेंथ 10 है, ठीक है, सेंटीमीटर मान लीजिए। ये इसका एक पार्ट है, ये 3 सेंटीमीटर का, तो ये होल जो है 10 बड़ा हुआ ना 3 से, 10 इज ग्रेटर देन 3 ना। तो होल मतलब संपूर्ण जो होता है उसका एक पार्ट से बड़ा होता है। अरे जो पूरा है उसमें से एक टुकड़ा निकालिएगा तो पूरा वाला जो होगा वो बड़ा ही होगा ना। ठीक है, डन। अब आगे देखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर इक्वल चीजों का हम डबल कर दें तो भी इक्वल होगा। बात सही है। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये 10 का हो गया, अब ये 10 का हो गया, ये भी 10 का हो गया, तो ये भी इक्वल था, इसको मैंने डबल कर दिया तो भी इक्वल। ओके, मतलब इस लाइन का वही बेसिक सा मतलब है कि पहले से कोई चीज अगर इक्वल है और उसको आप डबल कर दीजिएगा तो भी वो इक्वल ही होगा। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके बुक में ऐसे लिखा हो सकता है, जैसे कह देगा ना, इफ a इक्वल टू बी, ऐसा हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2a इक्वल टू 2b होगा। तो a भी तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं, नंबर के ऊपर समझिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, डन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 7 नंबर है, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर जो चीजें आपस में इक्वल है उसका हाफ करते हैं तो भी इक्वल होता है। सही बात है, 10 हाफ करेंगे तो 5 अभी भी इक्वल आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पहलवानी यहाँ करना नहीं है, सिंपल से टर्म है, उसको जानना है। तो शुरू से जो जितने एग्जाम्स थे बेसिकली कितना इसमें था कि दो चीजें तीसरे के बराबर है दोनों, तो आपस में भी बराबर हो जाएंगे। कुछ ऐड करेंगे इक्वल चीजों में तो ऐड करने के बाद भी इक्वल चीज ऐड करेंगे तो भी इक्वल आएगा। इक्वल चीजों में इक्वल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल आ जाएगा। कोइंसाइड वाले इक्वल होते हैं, किसी के इक्वल चीजों को डबल कर देंगे तो भी इक्वल होगा। अगर हाफ कर देते हैं तो भी, मतलब इक्वल चीजों का हाफ कर देते हैं तो भी इक्वल होगा। समझ में आई बात? तो यही सब चल रहा है कहानी, और क्या। तो ये था हमारे एग्जाम्स थे। ठीक है, अब आगे पोस्टुलेट्स और थ्योरम के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है पोस्टुलेट्स वर्सेस थ्योरम, दोनों को कंपेयर करते हुए हमने समझा है। सबसे पहले पोस्टुलेट्स ये रहा, थ्योरम्स ये रहा। कह रहे पोस्टुलेट्स आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वी एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। पोस्टुलेट्स वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिनको बिना किसी भी कह रहे कि बिना टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, प्रूफ के बिना ही हम इसको सही मानते हैं। इसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती। उसी के अपोजिट में जो थ्योरम होते हैं
थ्योरम को हम बिना प्रूफ के सही नहीं मानते हैं। हमें थ्योरम अगर लिखा हुआ है तो उसका हमें प्रूफ चाहिए। डन, समझ में आई बात। अब जैसे यहाँ देखिए एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, मतलब उसी को पार्ट यहाँ पर बिना प्रूफ के मान लेते हैं। कैन बी प्रूवन एज ट्रू, जब प्रूव करते हैं तभी हम उसको ट्रू मानते हैं। थ्योरम की बात कर रहा है। डोंट नीड टू बी प्रूफ पोस्टुलेट बिकॉज दे स्टेट द ऑब्वियस, इसको जरूरत नहीं है प्रूव करने की क्योंकि ये 100% होता ही है, ऑब्वियस है, सही बात है। नॉट सो ऑब्वियस एंड कैन बी प्रूवन बाय लॉजिकल रीजनिंग आर यूजिंग लेमास, मतलब कह रहा है कि ये ऑब्वियस नहीं है, 100% ऐसा हो जरूरी नहीं है, जब तक आप इसके प्रूफ नहीं दिखाओगे हमें तब तक हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि ये प्रूफ सही बात है या गलत बात है। ठीक है, जैसे पैथागोरस वगैरह इन चीजों की बात किया था मैंने। ठीक है, ये तो आगे जाकर के यहाँ छोटे एग्जाम्पल होंगे। चलिए देखिए अब पोस्टुलेट्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, 5 पोस्टुलेट्स। देखो बेटा ये एग्जाम्स आपको याद होने चाहिए, भला कि मैंने जैसे आपको बोला तो उस तरीके से आपको एकदम बड़े आसानी तरीके से याद हो गया होगा, बैठ गया होगा दिमाग में। लेकिन अगर आप इसको रिवीजन में नहीं रखोगे ना तो माइंड से ये निकल जाएगा। तो एग्जाम्स क्या है ये भी याद होने चाहिए, जो पोस्टुलेट्स बता रहे हैं आपको ये भी याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होते तो क्वेश्चन बन के आते, डायरेक्ट पूछता है उसमें कि 5th नंबर पोस्टुलेट्स क्या है। तो अब बताइए सीरीज बाय अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे। हो सकता है पता हो कि ये सारे पोस्टुलेट्स हैं लेकिन 5th पोजीशन पर क्या है ये नहीं पता है, तो उसके भी क्वेश्चन तो वही एग्जैक्ट पूछा है तो उसके भी नंबर आपसे कटेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पोस्टुलेट्स बाय नंबर आपको याद होने चाहिए। डन, चलिए अब यहां देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला है पोस्टुलेट फर्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, पहली चीज कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो है ना हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसे देखिए मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, मैंने ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डन। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, इस बार पॉइंट यहाँ है, तो इस बार कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। आई बात समझ में। यानी कह रहा है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आप देख लो कैसे भी आड़े टेढ़े है ना। चलिए दूसरा कह रहा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफाइनटली इंडिफाइनाइटली, है ना, जो भी है। अब इसमें कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को ना हम दोनों तरफ अनंत जो कहता है जिसको, अनडिफाइंड इनफाइनाइट जिसको कहता है, वहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर लेके दिखाया भी है। मान लीजिए ये लाइन है, मैंने खींचना चालू किया, देखिए इसको मैंने खींचना चालू किया, है ना, टर्मिनेटेड कह रहा है। देखिए ये यहाँ बोर्ड है, यहीं रुक जाऊंगा। अगर ये बोर्ड से बड़ा कुछ और होता तो मैं और आगे लेके चला जाता। समझ में आई बात। मतलब इनफाइनाइटली इस टर्मिनेटेड लाइन को आपको दोनों तरफ ले जाया जा सकता है। यही हमारा सेकंड पोस्टुलेट्स है। डन। थर्ड की बात करते हैं, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये भी बात सही है, किसी भी सर्कल को एक कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस, किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से हम सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर का ले लिया, ये सेंटर मान लिया, ऐसे खींच दिया। जैसे अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का ले लिया, ड्रॉन कर दिया, नीचे नहीं जाएगा, चलो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोई भी सर्कल आप किसी भी सेंटर की मदद से और किसी भी रेडियस की मदद से आप आसानी से क्या है कर सकते हो। डन, क्लियर। बात करते हैं आगे। ऑल राइट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट्स, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सारे कन्ग्रुएंट्स होते हैं। ये कौन सा नंबर है, ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट्स है। फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल, लेस देन टू राइट एंगल, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angle। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई दो लाइन है हमारा, है ना, उनके सम ऑफ इंटीरियर, जैसे ये है मान लीजिए सम ऑफ इंटीरियर कहीं से, ठीक है, अगर इनका सम ऑफ इंटीरियर की बात करें, जैसे ये मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया,
ये a मान लिया और ये b मान लिया। तो अगर मैं a प्लस बी लिखता हूं लेस देन 180 डिग्री, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिफ्थ पोस्टुलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी टर्मिनेटेड वाला भी बहुत पूछता है, जो पूछता है उसकी बात कर रहा हूँ, और ये भी फिफ्थ पूछता है, और ये कभी कभी फर्स्ट वाला पूछता है, लेकिन जनरली सेकंड और फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कोई दो लाइन है, अगर दोनों का जो सम ऑफ इंटीरियर है 180 से अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं जा करके ये आपस में मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है, देखिए ये भी अपनी तरफ जा रहा है ना, ऐसे झुकते हुए जा रहा है ना, देखिए ऐसे जा रहा है ना, और ये भी देखिए ऐसे करके जा रहा है ना, तो देखिए यहां जाके मिल गया। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स आपसे यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई दो लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन है आपके, और दोनों का जो सम ऑफ इंटीरियर होगा 180 से अगर कम होता है तो वो दोनों लाइन इन्फिनाइटली आगे जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे लेस देन 180 केस में। ठीक है, तो ये हमारी वो फिफ्थ पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जिन्हें जानना हमें बहुत जरूरी है, और उसमें भी सेकंड और फिफ्थ वाले को खास ध्यान रखिएगा, बाकी भी ध्यान रखना है, भूलना तो कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए आगे आते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सिम्स। कंसिस्टेंसी क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ एक्सिम्स इज कॉल्ड consistent system of axioms if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradict any axioms or previously proven statement. So when any system of axioms is given, it needed to be ensured that system is consistent. मतलब कह रहा है कि अगर हम किसी भी बहुत सारे सिस्टम और एक्सिम्स से क्या होता है कि सेट होता है, सिस्टम ऑफ एक्सिम्स को क्या कहते हैं हम? कंसिस्टेंट कहते हैं। और उस चीज से अगर हम कोई नई चीज प्रूव कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्सिम्स जो है वो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट का पार्ट हो, सिस्टम ऑफ एक्सिम्स का पार्ट हो। अगर नहीं होगा ना तो वो हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार मैं और कहता हूं, सिस्टम ऑफ एक्सिम्स जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, डन। अब क्या होगा कि कोई नई चीज अगर हम आगे साबित करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं, और उसकी मदद से, तो पहले हमें ये जांच करना पड़ेगा कि वो उस कंसिस्टेंट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, यही से कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चला। तो एक काम कीजिएगा, एक दो बार इसको और सुनिएगा, एकदम 100% आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं सर। ठीक है, डन। अब यहाँ देखिए प्रोपोजिशन और थ्योरम्स क्या होता है। पहले आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सिम्स he used them to prove other results. The using these results he proved some more results by applying deductive reasoning. The statement that were proved are called proposition or theorem. कुछ नहीं है, ठीक है, ये कहानी लंबी चौड़ी है, बस बात इतनी है कि थ्योरम को प्रूव करने की नीड होती है। थ्योरम वो होते हैं, जैसे पोस्टुलेट्स एक्सिम्स में हमने देखा कि वहां प्रूफ हम नहीं कर रहे थे, लेकिन थ्योरम वो होते हैं कि जिनको हम बिना प्रूफ के बात नहीं मानेंगे भैया, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हें हम, जब तक आप प्रूफ नहीं दिखाओगे हमें कि ये हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, अब जैसे कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन जो होंगे तो एक से ज्यादा उसमें कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते हैं। देखिए मैंने एक लाइन ये खींचा, मैंने एक लाइन ये खींचा, कितने कॉमन पॉइंट आप दिखा सकते हो? देखो बेटा यही। इसके बाद अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मिलेगा 100 पे। हाँ कर्व है तो चलो भाई घुमा दिया गियर, यहाँ से ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो मिला सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें को हमें प्रूफ दिखाना होगा। ठीक है, तो यही था हमारा जो यूक्लिड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको कहीं ना कहीं लगा सर ये मैथमेटिक्स तो है नहीं, ये तो कहानियों की दुनिया में चले गए। ठीक है, जहाँ स्टोरी चल रही है, एक भी आपने क्वेश्चन करके दिखाया नहीं। देखिए यही चीज़ है, लेकिन ये उनका बेस है। जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन आप करोगे उनको करने के लिए इनको जानना जरूरी है। तो ये हमारे यूक्लिड के कुछ टर्म हैं जिन्हें जानना हमें जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले। ठीक है, और हम चलते हैं
मिलते हैं आपसे कब, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।